हे हाय यंग ऑफिसर्स। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जय हिंद। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही है। सबसे पहले आवाज़ अगर सही से आ रही है तो प्लीज़ मुझे थम्स अप दे दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग शिवानी, उर्वशी, आईएस तनु, डॉक्टर सबा, प्रवीण, हेमा, पायल, सबको। तो आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। देखिए, आज बहुत इम्पोर्टेंट एक डिस्कशन मैं आपसे करने वाली हूँ। और जितने भी बच्चे अगर यहाँ पे कोर्स में इंक्लूड नहीं है एसएलवी की, और अगर वो ये सेशन देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए। अगर लाइव नहीं देख रहे हैं और आप मतलब रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, क्योंकि ये सबके लिए अवेलेबल है। तो जब तक हमारा प्रीलिम्स नहीं आ जाता, हम इस तरह की सेशन, स्पेशल सेशन आते रहेगी, जिसमें आपके जितने भी डाउट है, जो लाइव एक आपके दिमाग में होता है ये प्रिपरेशन के दौरान, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे थैंक यू सो मच। अच्छा किया आपने, संडे फंडे थैंक यू आईएस तनु। और ये डाउट सारे क्लियर करने के लिए ही मतलब ये स्पेशल सेशन मतलब यहाँ पे रखा गया है। तो देखिए, जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं, हमारे दिमाग में अ, हमसे ज़्यादा हमारे आसपास जो इंसान रहते हैं वो हमें काफ़ी कंफ्यूज करते रहते हैं। तो वो कंफ्यूजन फिर हमें भी आ जाती है कि यार हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ उसमें होती है कि अच्छा, मेरी आवाज़ डाउन है? नहीं, मैं आराम से बोल रही हूँ। रात को तो चीखना पड़ता है ना। मतलब अभी दिन में सारी यहाँ पे शांत है, घर पे भी शांति है, तो मैं धीरे-धीरे बोल रही हूँ। मेरी मेरी आवाज़ आपको सही से पहुँच रही है? गार्गी थैंक यू सो मच। टोटम, आप लोग सभी भी मेरी टोटम हो। अ, कमेंट करके बताइए वॉइस सही आ रही है ना? हाँ, ठीक है। तो मैं ये बता रही थी कि हमारे पास जितने भी लोग रहते हैं ना, तो वो लोग हमें कन्फ्यूज़न में रखते हैं कि हमारे डिसीज़न सही है या नहीं है, ठीक है? तो उसके बाद हमारा जो भी यहाँ पे हमने इतना दिन से यहाँ पे जो मोटिवेशन बढ़ा, सुन-सुन के जो इतनी कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा किया है, वो एक ही मिनट में सब तोड़ के चले जाते हैं। तो मोस्टली मेरे साथ तो ऐसा होता था, लेकिन आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता, ये तो मुझे मतलब आप लोग ही बताओगे। लेकिन हाँ, किस-किस तरह की डाउट आपके मन में आ सकती है, ये पक्का मैं मतलब यहाँ पे इमेजिन कर सकती हूँ कि किस तरह की डाउट आपके दिमाग में आ सकती है। तो इसलिए ढूँढ-ढूँढ के एक-एक टॉपिक यहाँ पे वीर सर से डिस्कस करने के बाद, हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिमाग की जो इस तरह की डाउट है, वो हर टाइम यहाँ पे क्लियर होते जाए। तो अभी तक हमने जितने भी सेशन किए हैं, वो सारे सेशन में बहुत इम्पोर्टेंट था, जिसमें हमने बात किया था कि कैसे सीसैट को यहाँ पे सॉल्व करना है, सीसैट के पेपर को। और उसके बाद फिर हमने जीएस पेपर 1 के बारे में स्ट्रैटेजीज़ डिस्कस की थी। फिर लास्ट वीक हमने मेंस आंसर को लेके डिस्कशन किया था। तो मुझे बताइए, आप लोगों को इससे फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? क्योंकि देखिए, अगर आप लोग संडे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इतनी अच्छी बात है। आपके क्लास के अलावा आपको अगर ये सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और जैसे कि रिव्यू आप लोग देते हो, उसमें प्लीज़ बताइए कि स्पेशल सेशन आपको कैसा लग रहा है और इससे आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है। और इन फ्यूचर्स आप किस-किस टॉपिक में बात करना चाहते हो, ठीक है? तो आज मैं वीर सर का न्यूज़ सुन रही थी, उसमें वीर सर ने बताया था कि ऐप में ही नीचे व्हाट्सएप का जो नंबर है, उसमें ही आप वहाँ पे रिव्यू डाल सकते हो, या फिर जो भी चीज़ आपको लगती है वहाँ पे डाल सकते हो। राइट? तो प्लीज़ वहाँ पे लिखिए, ताकि मुझे भी वो चीज़ आगे देखने को मिले, ताकि मैं भी वहाँ पे जाके पढ़ सकूँ, तो मुझे एक आइडिया मिलेगा कि आगे भी मुझे किस बारे में बात करनी है। राइट? चलो, आज का जो टॉपिक है ना, डिसाइड नाउ 2024 प्रीलिम्स और 2025, ये सबके दिमाग में रहता है। मतलब अभी तो अगर आपने नहीं भी सोचा होगा, तो भी एक बार जैसे यूपीएससी यहाँ पे फ़रवरी में फॉर्म निकाल देगा, तो एग्ज़ाम जैसे हमारी 24 तारीख को है, ठीक है? तो वो एग्ज़ाम के पहले 1 दिन सबको बुखार आने लगेगा। सबको लगेगा यार मुझे अटेम्प्ट देना चाहिए या मुझे नहीं देना चाहिए। तब आपको यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा बताने के लिए कि करना क्या है। अपना ही लिया हुआ, मतलब ऐसा नहीं होता कि अपना ही लिया हुआ दर्द है, तो अपने ही को ही सहना पड़ेगा।
तो इसमें हमारे दर्द को और कौन सहेगा? कोई नहीं। तो हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि जो दर्द मैंने सहा है, जो दर्द यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे सहते रहते हैं, उनको लेके मतलब हमें ये होता है कि चलो कोई तो होता नहीं है कि पहले से बता दे कि हाँ ये दर्द होने वाला है, तो इसमें किया क्या जाना चाहिए। तो ये एक ऐसा दर्द है कि कभी किसी को ये नहीं लगता कि हमें पूरी की पूरी तैयारी हमारी हो गई है तो हम एकदम सक्षम हैं यहाँ पे एग्जाम देने के लिए, कभी नहीं लगता। लेकिन ये जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। अभी आप देखोगे आपके पास कम से कम 6 महीने टाइम था, अब वो घट के यहाँ पे 5 महीना रह गया है। वो बाकी के 1 महीने मतलब गिनती से बता लो कि 4 महीना है, अगर जो आप अगर 2024 में एग्जाम दे सकते हो तो, नहीं तो उनके लिए आगे 1 साल और है, ठीक है? तो ये जो 4 महीना है, इसमें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इसका डिसीजन पहले ही ले लिया ना कि 2024 या 2025, तो होगा ये कि आपकी स्ट्रैटेजी यहाँ पे चेंज रहेगी। 2025 के लिए अगर आप अभी डिसाइड कर लोगे तो आपकी स्ट्रैटेजी कुछ चेंज हो जाएगी, और 2024 के लिए अगर आप सोच रहे हो तो अभी उसकी स्ट्रैटेजी अभी जो चल रही है हो सकता है आपको चेंज भी करना पड़े। इसलिए डिसाइड नाउ 2024 का प्रीलिम्स या 2025 का प्रीलिम्स, ठीक है? अब ये कैसे डिसाइड करें? हमें तो लगता है कि हम सबसे होशियार है, हम सबसे इंटेलिजेंट है, या फिर यूपीएससी में उल्टा लगता है? बताइए कि ऐसा लगता है कि यार कुछ भी नहीं आता हमें, हमसे तो सबसे मतलब पता चला हम दौड़ रहे, पीछे घूम के देखा तो सबसे लास्ट नंबर हम ही है, सब तो हमसे आगे आगे ही दौड़ रहे हैं, ऐसा सबको लगेगा, राइट? तो यहाँ पे हिंदी में भी है, यहाँ हिंदी में भी है। वीना कुमारी, अच्छा आप किसके बारे में बोल रहे हो? लास्ट डोमेन की क्लास कवर करनी, अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। अभी मैं आपको यहाँ पे हिंदी की दिखाऊंगी और उसके बाद वहां से मैं डिस्कस करना स्टार्ट करूंगी, ठीक है? ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों भी यहाँ पे अच्छा फील करें। देखिए, अभी तय करें 2024 प्रीलिम्स से 25 कैसे, किस किस आधार पे मैं ये बोलूं कि मुझे यहाँ पे 2025 को चुनना है या 2025। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चाहे अभी अपने एज में यहाँ हाँ, सबसे पहले मैं एज के बारे में बात करूंगी। अगर 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त में आपका एज 21 होता है, मतलब कि अगर 1 अगस्त तक आपका बर्थडे है यहाँ पे और आप 21 साल के होते हो तो अभी आप 2024 का प्रीलिम्स दे सकते हो, ठीक है? ध्यान से सुनो, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। क्लास तो फिर भी आप हमेशा बाद में देख सकते हो, ये चीज आपको अभी बहुत सारी डाउट आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अगर किसी का यहाँ पे जन्मदिन 2 अगस्त को आता है तो बच्चे आपका जो एग्जाम है ना आप 2025 में ही दे पाओगे। अगर आप 21 की हो भी जाते हो 2 तारीख को तो भी आपका जो नंबर आएगा ना 2025 तक आएगा। 2025 का प्रीलिम्स में ही आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण डेट यहाँ पे दिखता है वो है अगस्त 1, ठीक है? अगर आप यहाँ पे 21 एज के नहीं हो तो ठीक है, आप नहीं दे पाते, आपके लिए स्ट्रैटेजी आपको ये भी पता है 2025 के लिए सेट करके चलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपका एज यहाँ पे 2024 में आप अच्छे से क्वालिफाई कर रहे हो अपने एजुकेशन में, तो फिर अपने एज को लेके, तो भाई एज के लिए तो आपने टिक मार दिया। दूसरा मुद्दा आता है यहाँ पे कि आपकी कॉलेज की डिग्री कंप्लीट हुई या नहीं हुई। तो बहुत बच्चों को यहाँ पे लगता है कि यार ये मई जो मंथ है ना, यहाँ पे मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा होगा, तो मैं क्या करूं? क्या मैं एग्जाम दूं 2024 में या 2025 में देना पड़ेगा? लेकिन बहुत लोगों को यहाँ पे 1 साल छोड़ने का मन नहीं करता, तो करे क्या समझ में नहीं आता। तो इसके लिए भी यूपीएससी ने नोटिफिकेशन में लिखा है कि अगर आप अपने लास्ट सेमेस्टर में हो तो जो फॉर्म आता है ना फरवरी में वो आप भर दे। अगर आपकी एज यहाँ पे 1 अगस्त को 21 हो जाएगी, लेकिन मान लीजिए फरवरी में ही आपका फॉर्म भरना है, तो आपको फॉर्म पक्का भरना चाहिए ये वाले एंगल से। दूसरे, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका सेमेस्टर मई या जून में आता है और अब एक एग्जाम देने टाइम में आप यहाँ पे ग्रेजुएटेड नहीं हो, तो भी आपके लास्ट सेमेस्टर वाले बच्चे यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहां पे ऑप्शन आएगा आपको फॉर्म फिलअप करते हुए कि अभी आपका ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है या फिर आप अभी
ग्रेजुएशन चल रहा है, ऐसे आपका एक दो ऑप्शन आएगा। तो अगर आपका ग्रेजुएशन चल रहा है तो आप उसको वहां पे चूज कर सकते हो अपने फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, यहाँ ये डाउट आपका क्लियर हो गया। हिंदी अच्छी नहीं, अच्छा ठीक है। मैं दिखाती हूँ, देखिए किसी को अगर ये टॉपिक चाहिए ना तो तुरंत अगर मुझे बताइए कि हिंदी में भी दिखाई मैम, तो मैं हिंदी में दिखा दूंगी। अभी मैं सबको कंफर्टेबल करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में फ्लक्चुएट कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो ये दो चीज को लेके डाउट होती है, तो मैंने आपको यहाँ पे डिसाइड करके बता दिया कि ये दोनों चीज में अगर फेब्रवरी में दोनों का अगर यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, राइट। तीसरी बात, अगर किसी का यहाँ कास्ट के सर्टिफिकेट को लेके या फिर हाँ सर्टिफिकेट को लेके भी मैं बात करूंगी, अभी से ही ओबीसी बच्चे अपना सर्टिफिकेट्स वगैरह बना के रख दीजिए, क्योंकि होगा ये कि फॉर्म फिलअप करने के समय आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर पूछा जाता है, और अगर उस समय आपको सर्टिफिकेट वहां पे हाथ में नहीं है, क्योंकि हर ओबीसी सर्टिफिकेट आपको 1 साल में एक बार बनाना पड़ता है, तो उस समय भी आप फिल नहीं कर सकते अपना फॉर्म। अपने वाले जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट होता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, उसमें नहीं कर सकते। तो ये सब चीज को लेके पहली बात तो अगर हम क्लियर है कि ये सब चीज है हमारे पास, और जितने भी मतलब अगर रिजर्व कैटेगरी के हो आप, तो रिजर्व कैटेगरी का तो केवल जो स्टेट में यहाँ सर्टिफिकेट इशू होता है वही आपका सेंटर में चल जाएगा। तो एग्जाम प्रीलिम्स से पहले कोई भी चीज आपको यहाँ बाधाएं नहीं डाल सकती, क्योंकि कोई भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने के लिए नहीं होता है। तो केवल सर्टिफिकेट मेंशन करना होता है कि आपके पास ये सब है, आपने ग्रेजुएशन किया है, किस में किया है और कौन से साल में किया है, ऐसे करके बस मिनिमम टू मिनिमम वहां पे इंफॉर्मेशन पूछा जाता है, आपको बस वहां पे वही फिलअप करना है। ठीक है, तो मान लीजिए ये सब चीज के लिए आपको दुविधा नहीं है। जैसे ही फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा, वीर सर तो एक वीडियो डाल ही देते हैं, उसके ऊपर से मैं यहाँ पे सेशन ले लूंगी कि वो फिल कैसे करते हैं, तो आपको इसमें भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हर एक स्टेप में हम आपके साथ है। मतलब ऐसा नहीं छोड़ देंगे कि क्लासेस केवल चल रही है, ऐसा नहीं है। तो मैं तो यहाँ से मतलब मेरा मोटिव ही यही है कि एक टीचर, और वीर सर, ये मैंने वीर सर से सीखा है कि जब भी मतलब ऐसा कुछ क्या बोलते हैं डिसीजन लेना होता है लाइफ में, तो ऐसे टीचर तो बहुत मिल जाएंगे जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन जो लाइफ के बारे में आपको जो सिखाते हैं ना, वो सही मायने में आपको एक सही जगह बैठाने के लिए कोशिश करें। तो इसलिए एग्जाम्स के हर एक स्टेप में मैं भी आपके साथ हूँ। यहाँ आपको एसएलवी फैमिली में वो चीज आपको मेरे तरफ से भी यहाँ पे वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म भरना कैसे है उसके ऊपर मैं वहां पे सेशन ले लूंगी, तो इसमें आपका दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं आपको केवल एक चीज ऐसे बता रही हूँ कि यही टॉपिक को लेके हो सकता है आपका डिसीजन यहाँ पे ये रहे कि 2024 में दे सके या नहीं दे सके, इसको लेके मैंने अभी ये बात की, राइट। मान लीजिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आपको ये भी पता चल गया कि आपका एज क्वालिफाइड है या आपका डिग्री क्वालिफाइड है, इसको लेके आपने क्लियर कर लिया, तब भी दिमाग में एक हमारा दिमागी कीड़ा घूमता रहता है अपने दिमाग में कि भाई हमें एग्जाम देनी है, या फिर मैं दे पाऊंगा या दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी। भाई ये किस वजह से हमारे दिमाग में ये ऐसा होता है? तो इसको सबसे पहले तो ये दिमागी कीड़े को ना यहीं पे शांत करना चाहिए, अभी के अभी डिसाइड करना ये सेशन के बाद में कि मैं सच में यहाँ पे बैठूं एग्जाम में, या फिर मैं आज एक डिसीजन ले लूं 2025 में बैठूं। अगर मेरा क्वालिफिकेशन है और मेरा एज भी है, फिर भी मेरे अंदर एक यहाँ पे दिमाग में चलता रहता है कि मैं एग्जाम दूं या ना दूं, तो फिर ये किस बेसिस में यहाँ पे मैं डिसाइड करूं? सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि भाई कितने लोग यहाँ बच्चे एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं, तो फिर मेरे एग्जाम्स में कंपटीशन तो बढ़ने वाली है, ये तो है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 8 लाख बच्चे यहाँ पे फॉर्म भरते हैं, और यहाँ पे वैकेंसीज देखते हुए वो डरते रहते हैं कि यार इस साल तो वैकेंसी बहुत कम आई है, 700 आ गई, 800 आ गई, लेकिन अभी थोड़ा सा 1000 तक जा रहा है। मैं आपको बोलूं, आपको क्या लेना देना इस वैकेंसी से? आपको क्या लेना देना कि कितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं? क्योंकि आप लड़ रहे हो अपनी सीट के लिए, आप लड़ रहे हो अपनी एक वैकेंसी के लिए, तो चाहे बच्चे 8 लाख आए चाहे बच्चे 10 लाख आए, आपका डिसीजन यहाँ पे, आपका जो निर्णय है ना यहाँ पे सही रहना चाहिए।
आपको अपने ऊपर निर्णय लेना है, ठीक है। तो खास करके आपको देखने को मिलेगा कि 10 से 12 लाख यहाँ तो फिल करते हैं फॉर्म, ठीक है। उसमें से ना 50% ही यहाँ पे एग्जाम में अपीयर होते हैं। तो देखो एक एक डर मैं आपको बताती हूँ और वो डर को कैसे निकालना है वो भी बताती हूँ। तो आज का सेशन ये है कि मैं आपको बताऊंगी कि आपका डर क्या है, जो कि आपको भी पता नहीं होगा। वो आपको तब पता चलेगा जो एग्जाम्स की 24 घंटे रह जाएंगे, तब आपको लगे अरे मुझे ये भी डरा रहा है, वो भी डरा रहा है। ये सब सोच सोच के मैं एग्जाम दूं या नहीं दूं, रात को ना सो पाओगे और फिर सुबह उठ के भी डिसाइड नहीं कर पाओगे कि मैं जाऊं या ना जाऊं। बहुत लोग वहीं से अपने आप को पीछे हटा लेते हैं। इसलिए यहाँ पे देखिए 50% ही एग्जाम में आते हैं। तो हो गए। अब आपका डर ये था कि यार बहुत सारे बच्चे फॉर्म दे रहे हैं, तो एक डर आपका निकल गया कि क्यों मैं एग्जाम दूं, क्योंकि भाई 50% ही यहाँ से बच्चे आते हैं एग्जाम देने के लिए। दूसरे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप बोलोगे कि सेकंड पेपर जो सीसैट का होता है, बहुत लोग उसमें ही अपीयर नहीं होते, तो फिर अलग से और यहाँ पे 25% जो है वो घट गए बच्चे, राइट। उसके बाद में यहाँ पे जीएस, अच्छा यहाँ पे किसको क्या डाउट है, सीएससी क्या होता है, क्या हो गया, सेंटर के लिए भी अलग से, नहीं नहीं नहीं, सी सर्टिफिकेट नहीं है, कास्ट है वो, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट आपके वहां पे जो स्टेट में बन रहा है ना वही है, वही सर्टिफिकेट लगेगा। यस 2023 के लिए देखिए, एक साल पहले का आपको वहां पे ओबीसी का जो रिजर्व कैटेगरी है ना, एससी एसटी का, उसके लिए एक ही सर्टिफिकेट बनता है। ओबीसी के लिए जो है हर साल आपको सर्टिफिकेट रिन्यू कराना पड़ता है। थोड़ा सा अपना स्टेट का वो देख लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन ऐसा कीजिए, यूपीएससी का जो पुराना 2023 का नोटिफिकेशन निकला था ना, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए इंस्ट्रक्शन, ताकि जब 2024 का यहाँ पे नोटिफिकेशन आए तो उससे पहले आप रेडी रहो। तो एक लाइन बाय लाइन आप उसको थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है। तो एक अगर आप ओबीसी में हैं तो आपको एक साल पहले यहाँ पे सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है ओबीसी में, तो उसके ऊपर मैं बात करूंगी। लेकिन थोड़ा आपको डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाए, इसलिए एक साल पहले का जो नोटिफिकेशन आया था एग्जाम के लिए, वो आप प्लीज उसका थोड़ा सा पढ़ लीजिए, राइट। अभी आगे मुद्दे पे आते हैं। अभी सुनो कौन कौन से टॉपिक आपको डरा सकता है, ठीक है, ये तो हो गया। दूसरी यहाँ पे ये है कि आपको सबसे पहले किस बेसिस में यहाँ पे बतानी है कि आपको प्रीलिम्स यहाँ पे देनी है या नहीं देनी है, ठीक है। मान लीजिए आपको प्रीलिम्स में आपने जीएस की अच्छी तैयारी कर ली, सीसैट आपने छोड़ दिया, सीसैट को जस्ट मतलब आप ऐसे ले रहे हो कि ठीक है सीसैट आने वाला है, मैं तो यहाँ साइंस के स्टूडेंट हूँ, मैं तो मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, मैं आराम से सीसैट कर लूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी यहाँ पे मिस्टेक्स आप कर रहे हो, राइट। अभी देखिए अगर किस बेसिस में आपको डिसीजन लेना है, सबसे पहला डिसीजन आपको यहाँ पे लेना है कि मेरा सीसैट जो है वो भी सही से अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, किसके साथ साथ, जीएस के साथ साथ। तो सबसे पहले मैं जीएस में आती हूँ कि कैसे डिसाइड करें 5 महीना पहले कि एग्जाम दे या नहीं दे। सबसे पहले क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है अटेम्प्ट। अब ये सब क्वेश्चन ना अपने आप से पूछना, उसके बाद डिसाइड करना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं केवल पढ़ा नहीं रही हूँ, आपकी लाइफ की सवाल, आपका लाइफ के ऊपर ये सवाल बन जाएगा। सबसे पहले अटेम्प्ट आपके पास कितने हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी वाले हो और आपके पास यहाँ पे 6 अटेम्प्ट ही है, ठीक है, और अगर आपके पास ओबीसी हो तो आपके पास यहाँ पे 9 अटेम्प्ट आएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो, एससी एसटी के, तो आपके पास यहाँ पे अनलिमिटेड अटेम्प्ट आएगा। तो ये अटेम्प्ट अगर आपके पास अनलिमिटेड है तो फिर आप यहाँ पे, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन भी है, अगर आपके पास यहाँ पे एज भी है, तो फिर अनदेखा करके 2024 का एग्जाम दे दीजिए। क्यों, कुछ नहीं जाने वाला, आप अपना अटेम्प्ट दे दोगे तो आपके पास अटेम्प्ट कमी नहीं आएगी। किसके पास, रिजर्व कैटेगरी के पास। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी में से आते हो और आप ओबीसी से आते हो, तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी वालों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि एज लिमिट 32 ही है और यहाँ अटेम्प्ट 6 है, ठीक है, यहाँ पे 35 है और 9 अटेम्प्ट है ओबीसी का। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ पे एग्जाम देना है या फिर अटेम्प्ट बचा के चलना है। अपने आप से पूछो ये सवाल।
नहीं नहीं, देखो आप नेगेटिव रहिए निशी, पहले मैं क्या बोल रही हूँ आपको समझिए, ठीक है। आप अभी बच्चे नहीं हो, आप मैच्योर्ड वाले माइंड में हो, आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो, तो समझो। जब आप 1 साल एक चीज पढ़ोगे, 2 साल एक चीज पढ़ोगे, 3 साल एक चीज पढ़ोगे, मान लीजिए क्लियर होने में थोड़ी डिफिकल्टीज हो रही है, लेकिन आपका नॉलेज तो बढ़ रहा है ना, आपका नॉलेज तो मैच्योरिटी ले रहा है ना। पहले जो क्वेश्चन आप पॉलिटी में गलती करते थे, आप दूसरे एग्जाम में वह नहीं करोगे, तीसरे एग्जाम में नहीं करोगे। मैं क्या बोलना चाहती हूँ सुनिए। तो अगर किसी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी लेट लगे, मुझे एग्जाम तो निकालना है, मुझे तो आईएएस बनना है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है अटेम्प्ट। क्यों? क्योंकि अटेम्प्ट अगर मेरा बचा रहेगा, तो अगर मेरा 1 में भी नहीं हुआ, 2 में भी नहीं हुआ, 3 में भी नहीं हुआ, तो लेकिन 4 में आते आते मेरे पास नॉलेज रहेगा, लेकिन 4 तक आते आते क्या पता मेरा अटेम्प्ट चला गया, तो मैं दूंगी क्या? फाइंड ये हो जाएगा कि आपका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन आपके पास अटेम्प्ट नहीं बचेंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए इतना जरूरी है सिविल सर्विस में आना, या फिर नहीं, मतलब 1-2 अटेम्प्ट देंगे और हम मतलब देख लेंगे कि क्या होता है। तो मेरे लिए अटेम्प्ट फिर जरूरी नहीं है कि ठीक है मैं कंटिन्यूस अटेम्प्ट दूंगा, लेकिन उसमें उसका हो जाए तो हो जाए, वरना मुझे रिग्रेट नहीं होगा कि मैं आईएएस बनूं या ना बनूं। क्योंकि मैं आज आपको एक बात बताती हूँ, कोई भी डिपार्टमेंट जो आपको लग रहा है ना, मैं आपको ये बताती हूँ कि जो बच्चे पीछे लगे रहते हैं ना सिविल सर्विस के, वो क्यों लगे रहते हैं मैं बताती हूँ। तो जहां आपको ये रखना है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्विस आपको निकालना है, ये तो है, लेकिन ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। ये भी होता है कि अगर आप छोटे से एग्जाम में क्लियर करके निकलोगे, जैसे कि क्लर्क वाले एग्जाम या फिर कुछ भी एग्जाम है, पोस्ट टू पोस्ट है, मिल गया, आप जैसे ही अपने डिपार्टमेंट के अंदर घुसोगे, आपके पास भी ग्रेजुएशन है, और एक ऐसे बंदे के पास भी ग्रेजुएशन है जो कल को आके आपके ऊपर बॉस आके बैठेगा आईएएस का। इस दिन रियलाइज होगा कि यार थोड़ा और सब्र रख लेते, एग्जाम ही तो क्लियर करना था, हमारे पास तो नॉलेज भी आ गई थी, पहली बार तो ऐसे ही लगता है कुछ नहीं आता, दूसरी बार भी लगता है, लेकिन यार रुक तो जाते, सब्र तो कर लेते, कम से कम आज ये मेरे सर के ऊपर आके तो नहीं बैठता। आज जब आपको किसी की बात सुनना पड़ेगा ना, तब आपको लगेगा कि यार ये बात सुनने के लिए तो हमने इतनी मेहनत नहीं की थी, हमें तो बात सुनाना था। बात सुनाना था मतलब कि आपको तो बॉस बनना था। ठीक है, अच्छे से समझो, आपको यहाँ पे गूज बम आना चाहिए, क्योंकि ये रियलिटी है। और वही बंदा जो ग्रेजुएशन करके आज अपना संयम नहीं खो के वो आईएएस निकाल के आपके बॉस में आके बैठ गया, और आपको यहाँ पे ये वाले स्टेज से अगर मान लीजिए प्रमोशन होते 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 हुए भी जब चले जाओगे, तब हमारी रिटायरमेंट की एज आ जाएगी। अब तब जाके मान लीजिए एक डिपार्टमेंट से शुरू करोगे, तो रिटायरमेंट के एज में आते आते भी यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट तक आ सकते हो। ठीक है, तो आप सोचो, आपने पूरी जान लगा दी अपनी सर्विस में, इतने साल के बाद भी आप इस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। और एक ऐसा बंदा जो आज 32 एज में खड़ा है लास्ट अटेम्प्ट में, ठीक है, लेकिन उसके पास संयम था, उसके पास यहाँ पे एक जुनून था कि उसको वहां पे क्लियर करना ही है और उसको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। उसने लास्ट अटेम्प्ट दिया 32 की एज में, और वो बन गया आईपीएस ऑफिसर या फिर आईएएस ऑफिसर। तो आप बताओ, आप जो 60 उम्र में बनने सकते हो, ये यहाँ पे 32 में बन रहा है। ठीक है, तब आपको रियलाइज होगा कि यार कुछ संयम रख लेते, 32 की सही मैं कर तो लेता, चाहे जैसे भी वो घर वालों से लड़के, अपना यहाँ पे सपना नहीं खोना है। अगर इतना आपके अंदर डिटर्मिनेशन है ना, तो फिर उतरो ये यूपीएससी के एग्जाम में, वरना तो फिर यहीं से बैकअप कर लो। क्योंकि आज मैं ये बात बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ये एग्जाम के लिए इतनी लड़ाई लड़ी है। और जो लड़ता है ना, फिर वो अपने आप को, अपने सामने वाले जो वो कोच जब बनता है, तो वो भयंकर कोच कोच बनता है। वो फिर ये नहीं बोलता कि हाय बच्चे तुमको चोट लग जाएगी, हाय बच्चे तुम क्यों गिर रहे हो। मैं बोलती हूँ उठो, गिरो, उठो, क्योंकि ये एग्जाम बहुत कुछ लेता भी है, लेकिन बहुत कुछ देता भी है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है कि पहले डिसाइड करो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एज, या मैं लगे रहती हूँ यहाँ पे आईएएस बनने के लिए, क्योंकि मुझे कल को ये रिग्रेट नहीं चाहिए कि मेरे ऊपर, सर के ऊपर कोई और आके बैठ गया। यार आप रात को सो नहीं पाओगे, आपका पूरा जीवन आप यही सोच के निकाल दोगे कि यार थोड़ा सा एक अटेम्प्ट रहता ना मेरे पास, तो मैं दिखाता यहाँ पे कि मैं
मेरे से अच्छा यहाँ पे डिसीजन मेकिंग और कोई ले नहीं सकता। तुम आजकल के छोकरे तुम आ गए यहाँ पे काम करने के लिए, मैंने जितना आईएएस के लिए तैयारी की ना, तुम तो उतना भी नहीं कर पाते। तो उस समय हमें ऐसा लगे, लेकिन क्या फायदा, वो तो बैठा ही है हमारा बॉस बन के, तो कर क्या लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये डिसीजन करो कि मेरे लिए अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट है या मेरे लिए एज इंपॉर्टेंट। अगर इंपॉर्टेंट है अटेम्प्ट, तो अब सुनना कि किस किस अटेम्प्ट के लिए आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि 2024 देना है या नहीं देना है। क्यों? घर वालों को दिखाने के लिए अटेम्प्ट मत दो, घर वालों को या रिलेटिव्स को दिखाने के लिए अटेम्प्ट मत दो, अपने आप को अगर निकालना है तो फिर अटेम्प्ट देना। अब देखो कैसे डिसीजन लेना है। अगर आपने ये तैयारी एक साल पहले कर ली है, जैसे कि एनसीईआरटी पढ़ लिया है, ठीक है, क्लासेस को लेके आपको थोड़ा आइडिया है, आपके अभी जो मैं अभी आपको फैक्टर बताऊंगी, आपका सी सेट आपने एकदम से प्रैक्टिस करके रखा हुआ है, और मेनी फैक्टर्स आर देयर विच आई एम गोइंग टू टेल नाउ, कि ये सब चीज को लेके अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, जैसे कि टेस्ट सीरीज, मेंस का आपने यहाँ पे पूरी तैयारी कर ली है, ठीक है, तो एक रास्ता तो है कि जो बच्चे पूरी की पूरी यहाँ पे तैयारी करके बैठे हैं, उनको तो भाई 2024 देना ही चाहिए, जो कि थोड़े से एक साल पहले की यहाँ पे बात चल रही है, राइट। तो अभी हाँ, यही मैं बोल रही हूँ। तो इसलिए अभी यहाँ पे 2024 का उनको तो अटेम्प्ट देना है, लेकिन मान लीजिए जो बच्चे यहाँ पे नए हैं, अभी एक साल पहले से ही तैयारी शुरू की है, जो अभी यहाँ पे एसएलवी में यहाँ पे जुड़े हुए हैं या फिर कहीं और भी कोर्स लिए हुए थे, लेकिन आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट आया है, आपने कितना यहाँ ये प्रोसेस में मेंस लिखा है, आपने कितना क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया है। तो अभी आपको यहाँ पे डिसीजन लेना है कि 2024 में अगर आपको एक एक्सपीरियंस लेना है, नहीं मुझे एक एक्सपीरियंस लेना है, चाहे मेरा यहाँ पे अटेम्प्ट जाए, कोई बात नहीं, होता नहीं है कि एक विकेट गिरे तो गिरे, कोई बात नहीं, जो दो बैट्समैन उतरते हैं मैदान में, उनको बोला जाता है कि तुम्हें जितना छक्का चौका मारना है मार लो, क्योंकि यहाँ पे जो T20 का जो मैच चलता है उसमें 5 ओवर तक तो कोई भी कितना भी मार सकता है, क्योंकि जो फील्डर्स होते हैं वो अंदर होते हैं, तो खेलना तो है। अब आउट होने के डर से ना खेले ये तो हो नहीं सकता, तो अगर आपको खेलना है तो फिर खेल लो एक अटेम्प्ट में, ठीक है, अगर देना है तो। लेकिन अटेम्प्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो होता नहीं है कि आपको चाहे ये चीज खरीदनी है या नहीं खरीदनी है, पैसे इंपॉर्टेंट है या फिर वो चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है तो 2024 के लिए आप ऐसे बैठ सकते हो, लेकिन एक्सपेक्ट मत करना अगर आपने प्रिपरेशन ढंग से नहीं की है तो, कि मेरा हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा। नहीं, घर पे भी मत बताना ज्यादा कि ये अटेम्प्ट आप दे रहे हो, क्योंकि फिर ये होगा कि उनको भी एक्सपेक्टेशन आ जाएगी आपसे कि यार मेरा बच्चा जो है वो आईएएस एग्जाम्स में बैठा है, उसको तो पक्का ही सिलेक्शन होना है, उसने तो इतनी इतनी घंटी पढ़ाई की है। लेकिन यार रियलिटी हमें पता है, चाहे कुछ भी पढ़ लो, यूपीएससी के दिन, एग्जाम वाले दिन हमें पता होता है वो कितना डेंजर होता है और किस तरह से मतलब बिना स्ट्रैटेजी के वो एग्जाम नहीं निकलता है, ठीक है। तो यहाँ एक डिसीजन ले लेना कि या मैं पढ़ के सब कुछ तैयारी करने के बाद ये अटेम्प्ट दूंगी, तो फिर 2025 का अटेम्प्ट रख लो। नए बच्चों के लिए बोल रही हूँ, नहीं मुझे केवल देखना है कि पेपर कैसे आता है और मुझे अपने लिए एक टेस्ट लेना है कि मैं वो पेपर को किस हद तक सॉल्व कर सकती हूँ, तो फिर जाओ एक अटेम्प्ट दे दो। लेकिन हर साल उसको रिपीट मत करना। अगर आप रिपीट अगर वहां पे अटेम्प्ट दे रहे हो, तो उस अटेम्प्ट में आपने क्या क्या गलती की ना, वो भी आप आके उस पर सुधार करके नेक्स्ट वाले अटेम्प्ट के लिए वहां पे वो गलती मत करना। तो सीखना है तो जाओ दे दो। दूसरी बात, हो भी सकता है कि आप ये अटेम्प्ट निकाल लो, जो बच्चे एक साल से ही तैयारी करें उसको बोल रही हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स निकालने के लिए स्ट्रैटेजी की जरूरत है। बार बार वो वाली वीडियो देखो जो हमने वहां पे डिस्कशन किया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि प्रीलिम्स को निकालना है तो क्या क्या मेथड से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए अगर आपको लगता है कि नहीं, आज के सेशन के बाद से आपको लगता है कि 2025, तो फिर अपने स्ट्रैटेजीज में मैं आपको बताऊंगी उनके लिए क्या है। और अगर आपको लगता है 2024 कोई बात नहीं, अगर अटेम्प्ट मुझे यहाँ पे ठीक से नहीं भी आया तो भी मैं अपने जाके गलती करूंगी और गलती से सीखूंगा या सीखूंगी, तो वो हिसाब से आप वहां पे अटेम्प्ट दे सकते हो। लेकिन उम्मीद मत रखना ज्यादा, लेकिन वो कम उम्मीद में भी अगर आपका एग्जाम निकलता है, और निकल सकता है, उसके लिए मैं यहाँ पे आपको ट्रेन करते रहूंगी
कि यहाँ पे वो एग्जाम कैसे निकाल सकते हो। अभी की जो भी नॉलेज आपके अंदर है उसको रख के भी एग्जाम निकाला जा सकता है, तो होप नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर नहीं निकला तो अगर आपके दिमाग में 1% भी ये बात आएगी तो अटेम्प्ट मत देना, लेकिन फॉर्म भर देना। मैं अभी सबको बोल रही हूँ, फॉर्म 2025 के लिए अगर आपने वहां पे डिसाइड कर लिया है कि नहीं चाहे कुछ भी हो मैं एग्जाम तो 2025 को दूंगा, फिर भी फिर भी फॉर्म भर देना। फॉर्म भर के आपको अगर वो 3 महीने में आपको ऐसा लगता है कि मैं जितना मेहनत हो सके मैं करके देखता हूँ या देखती हूँ, अगर मुझे लगा कि मुझे देना चाहिए तो मैं एग्जाम में चली जाऊंगा। अगर एग्जाम मुझे लगा कि नहीं मेरा प्रिपरेशन ठीक नहीं हुआ और मेरे लिए अटेम्प्ट जरूरी है, बचा के रखना है, तो मैं 2025 में एग्जाम में बैठूंगा, 2024 के एग्जाम में नहीं बैठूंगा। क्यों? फॉर्म भरने से आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है, ठीक है? फॉर्म भरने से आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। एग्जाम वाले दिन आप जाके वहां पे साइन करोगे अगर अटेंडेंस रजिस्टर में, तो जाके वो अटेम्प्ट काउंट होगा। तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अभी डाउट भी होगा, इसलिए मैं ये सब आपको यहाँ पे क्लियर करके बता रही हूँ। अगर आप ये वाली प्रिपरेशन में अभी ये वाली जो आपका जो यहाँ पे डाउट चल रहा है ना उर्वशी का, क्या कर सकते? पीसीएस भी नहीं दे सकते? किसमें? नहीं, एज नहीं है तो आप नहीं दे सकते। लेकिन सबसे पहले बच्चे यहाँ पे पूछते रहते हैं, अगर आपने यूपीएससी की ढंग से प्रिपरेशन कर ली है, मेंस का, टेस्ट का, प्रीलिम्स का, क्वेश्चन कैसे टेस्ट में निकालना है, तो आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो। तो एक तो यहाँ पे डाउट आता है ना कि मुझे यूपीएससी देना है तो मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करूं, या फिर मुझे पीसीएस का एग्जाम है वो कॉन्सेंट्रेट करे, या फिर आपको ये आता है कि बाकी कोई भी एग्जाम आ रहा है तो फिर उसके बीच में मेरा प्रिपरेशन यूपीएससी का रुक जा रहा है, मैं क्या करूं? ये डाउट के लिए भी मैं बता दे रही हूँ। अगर आप यूपीएससी को लेके एकदम सीरियस है ना, तो अभी आपका फेब्रवरी तक जो भी एग्जाम आता है आप उसको दे दीजिए। मतलब स्टेट पीसीएस के एग्जाम से मोस्टली यहाँ पे मतलब मैंने देखा है, जहां तक भी अभी तक मुझे वहां हर एक स्टेट का नहीं पता, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली आपको डिसीजन लेना है, प्रीलिम्स को लेके ही आपकी प्रिपरेशन चलनी चाहिए। मान लीजिए फरवरी मार्च के अंदर कोई एग्जाम आता है तो दे दीजिए, क्योंकि ये वाली प्रिपरेशन से जस्ट 1 घंटा अगर आप वहां पे निकाल लोगे तो वो वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन थोड़ा 1 घंटा एक्स्ट्रा कर लेना 2 महीने पहले, तो वो वाले एग्जाम्स आप अभी दे सकते हो। लेकिन कंप्लीटली अगर आपका ध्यान यहाँ यूपीएससी में ही होना चाहिए, जैसे कि मैं समझ रही हूँ दिमाग भटका, तो फिर यहाँ पे नजरें भी भटक जाएगी। तो होगा ये कि 3 महीने का सीरियस प्रिपरेशन यूपीएससी के लिए लगा लो, प्रीलिम्स के लिए। उसके बीच में अगर आप सैक्रिफाइस करना चाहते हो कोई दूसरी एग्जाम्स तो कर लेना, क्योंकि वो एग्जाम्स तो दोबारा भी आ सकती है। लेकिन फिर भी जितना हो सके अगर आपको देना ही है एग्जाम, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी आ जाती है, तो आपका मकसद यहाँ पे यूपीएससी अगर निकालना है, तो अगर बीच में आपका एक एग्जाम निकाल के आप यहाँ पे सिक्योर भी कर लेते हो अपना लाइफ को, तो भी ये एक रास्ता होना चाहिए यूपीएससी की तरफ जाने का। सेटिस्फाई मत हो जाना, ठीक है? मैं हमेशा एक डिसीजन, मैं सबको सजेशन देती हूँ, यूपीएससी का प्रिपरेशन है ना, आप एक ट्रेन की तरह समझ लीजिए। मतलब ट्रेन की सफर करने वाले हो आप, अभी उस ट्रेन में बैठ गए हो, अभी आपको एक दिमाग में आता रहता है कि यार अभी तो नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है, और वो नेक्स्ट स्टेशन क्या है? आपका कोई भी एग्जाम, जैसे कि स्टेट पीसीएस पकड़ लीजिए या फिर आपका कोई भी एग्जाम पकड़ लीजिए, वो एक स्टेशन ही है अगर आपने अपना डेस्टिनेशन यहाँ पे यूपीएससी रखा है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, डेस्टिनेशन आया, उतरे, एक स्टेशन आया, दिया एग्जाम, वापस डब्बे में आए, वापस बैठा, वापस कुछ एग्जाम आया, वापस दिया। अगर आपको ये वाले स्टेशन में उतरना भी पड़े तो भी आपका डेस्टिनेशन यूपीएससी ही रहेगा। अगर आपको सही में अहमियत है वो वाली पोस्ट के लिए, आपको अगर रात की नींद उड़ा दी है वो पोस्ट जहां पे आपको जाके बैठना है, तो फिर मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, राइट? तो ये है कितनी क्वांटिटी में सब्जेक्ट को लेके चलना है। अभी फुलेस्ट 80%, 100% यूपीएससी के लिए ही दीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स आने वाला है। उसके बीच में फरवरी मार्च तक अगर कोई एग्जाम आ रहा है तो 1-1 घंटा थोड़ा सा वो एग्जाम्स के ऊपर में लगाइए, ताकि वो एग्जाम भी आप ठीक से दे पाओ, ठीक है? लेकिन यहाँ पे यूपीएससी तो आपको देना ही है। कम कम है तो उसका फॉर्म भरना चाहिए या नहीं? फॉर्म भर दीजिए यार, फॉर्म जब भी आता है ना सारे फॉर्म्स भर दीजिए।
क्योंकि हो सकता है हमारा हालात चेंज हो जाए 3-4 महीने में, हम इतने कस के पढ़ाई कर सके कि हमें कॉन्फिडेंट आ जाए कि चलो एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अभी सुनिए, अभी आपने फॉर्म, सबसे पहली बात अभी लिख के रख दीजिए ये सब कि यहाँ पे आपको सबसे पहले तो फॉर्म भरना है। फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद एग्जाम के दिन अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये 3 महीने में मेरा प्रिपरेशन ठीक से नहीं हुआ है और मैंने तो पहले ही डिसाइड कर लिया 2025 के लिए, तो एग्जाम में मत जाइए। फिर भी अगर आपने फॉर्म भर दिया और आपकी प्रिपरेशन आपको लग रही है कि ठीक से नहीं चल रही है, और ये प्रिपरेशन के ऊपर मैं अभी बात करूंगी कि प्रिपरेशन मतलब क्या क्या वो हो जाएगा 3 महीने में, जिससे आपको डिसाइड करना है कि एग्जाम के दिन आपको जाना है या फिर अटेम्प्ट वेस्ट नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी भी चाहता है, इसीलिए उसने इतना अटेम्प्ट कम किया है, क्योंकि वो हो सकता है वो ये बोल रहा है कि श्योर हो जाओ तभी एग्जाम देना, वरना बेकार का अपना साल और करियर मत बर्बाद कीजिए। देखिए, हो सकता है अभी आप एग्जाम देने बैठे हो, अभी रिजल्ट, अभी यहाँ पे इलेक्शन है 2024 में, इलेक्शन में कौन सा गवर्नमेंट आएगा हमें नहीं पता, ठीक है। क्या मैसेज है, जरा प्लीज पोस्ट कर दीजिए निशी वापस। यूपी पीएससी, ठीक है, यूपी पीसीएस, जो भी पीसीएस आप दे रहे हो आप प्रिपेयर करिए, लेकिन एग्जाम फुलेस्ट प्रिपरेशन यूपीएससी की तरफ रखिए और दिन का 1 घंटा उसकी तरफ स्पेशली आप वो एग्जाम्स में लगा दीजिए, ठीक है। अभी देखिए, जो मैंने आपको बोला ना कि बीच का जो प्रिपरेशन है आपका, वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा कि 2024 का वाले दिन एग्जाम में जाना है या नहीं जाना है। नहीं जाना है तो आपका अटेम्प्ट यहाँ पे सेव होगा, लेकिन फिर ये दो माइंडसेट मत रखना कि अरे चले जाते तो अच्छा रहता, ये नहीं सोचना। अभी मैं बोल रही थी कि इलेक्शन आएगा, इलेक्शन में कौन से गवर्नमेंट आने वाली नहीं पता, लेकिन हो सकता है वो यूपीएससी को लेके दोबारा कुछ बड़ी डिसीजंस ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत दिन हो गया यूपीएससी की तरफ उनका चेंजेस आया नहीं है। तो यूपीएससी का तो ऐसा था कि 2011 से इन्होंने पूरा का पूरा यहाँ क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक लेके आके रखे थे, क्योंकि 2011 में उन्होंने सी सेट चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद 2013 में उन्होंने मेंस का सिलेबस चेंज कर दिया। तो अगर आप देखोगे, ऑप्शनल हटा दिया, मीन्स 2013 से लेके 2023 हो गया है, 10 साल हो गया। मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। 10 साल में अभी यही गवर्नमेंट चल रही थी, इन्होंने बस इतना चेंज किया कि सी सेट को यहाँ पे क्वालिफाइंग बना दिया, क्योंकि इसकी वजह से काफी बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पे रुक रहा था। तो ये जो चीज है ना, अभी हो सकता है कुछ चेंजेस वो कर भी ले, क्योंकि काफी रिकमेंडेशन उनके पास आया हुआ है। पार्लियामेंट्री कमिटीज के ऊपर भी, यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमिटीज ने भी यहाँ पे यूपीएससी और से क्वेश्चन पूछा है कि बताइए आपको यहाँ पे एज को लेके आप कुछ काम कीजिए। जैसे कि काफी कमेटी के जो मेंबर थे उन्होंने ये बोला कि 27 उम्र कर दीजिए, क्योंकि बाकी सारे एग्जाम्स को लेके यहाँ पे कम एज ही है जनरल कैटेगरी में, या फिर मैक्सिमम जनरल कैटेगरी को पहले कैसा था वैसे बना दीजिए, जैसे कि 30 उम्र रख दीजिए और यहाँ पे 32 रख दीजिए और मैक्सिमम 35 रख दीजिए एससी एसटी को लेके। दूसरी बात उन्होंने बोला कि ऑनलाइन एग्जाम्स को लेके वो बोलते हैं, ठीक है, लेकिन यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो ये चाहता है कि गांव के बच्चे, और तीसरे वो बोलते हैं ऑप्शनल के बारे में, राइट। तो यूपीएससी अभी तो चुप है, कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर है वो डिपेंड कि गवर्नमेंट उसका रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर फ्यूचर में अगर आपने एक अटेम्प्ट दिया, 2 अटेम्प्ट दिया, और अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता है कि अटेम्प्ट या एज कम हो जाए, तो फिर आपको वहां पे भारी पड़ सकता है। मान लीजिए कि आपको वहां पे ऐसा कुछ, क्योंकि जब भी यूपीएससी कुछ चेंजेस लाता है तो हर किसी के ऊपर बॉम्ब गिरता है। तो मान लीजिए अगर उनको लग रहा है कि बच्चे यहाँ पे अपना एज वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि 32 की एज के आते आते तो फिर कुछ रह ही नहीं जाता, इतनी ज्यादा अटेम्प्ट क्यों दे उनको, इतना ज्यादा साल क्यों दे बर्बाद करने के लिए। जिसको अगर अटेम्प्ट देना है, जिसको आईएएस में आना है, वो पूरी की पूरी तैयारी करके अटेम्प्ट दे के ही 4 अटेम्प्ट में ही वो अगर आना चाहता है तो आ सकता है, वरना उसके पास इतने दरवाजे खुले रहे कि वो अपना फ्यूचर में कुछ और भी काम कर ले, राइट। तो मैं आपको एक बात बोल रही हूँ, अभी मैं बता रही हूँ ना, वो सुनिए, क्योंकि मैं आपका ना
मैसेज पढ़ते पढ़ते फिर आपका मैसेज कंसिडर करते रहूंगी, तो फिर ये जो बताने वाली हूँ वो भूल जाऊंगी। जब मैं आपसे पूछूंगी ना अभी क्या डाउट है वो बताइए, तब आप प्लीज मैसेज कीजिएगा, तब मैं आपका मैसेज देख के भी आपको वहां पे आंसर दे सकती हूँ, ठीक है। तो अभी आप प्लीज सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बता रही हूँ। जब मैं 10 मिनट या 5 मिनट हम रखते हैं जिसमें मैं आपसे पूछूंगी, डाउट है तो पूछ लीजिए, तब मुझे आप अपना मैसेज दीजिए, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ पे उनका ये स्ट्रैटेजी रहा है कि वो अभी अपना यहाँ पे अटेम्प्ट बचाना है, तो फिर हो सकता है 2 साल का वो बफर टाइम दे दे। वो बोलेंगे कि अच्छा 2025 में अगर मान लीजिए उनका डिसीजन आया, तो वो बोलेंगे 2027 से ये जो अभी हमने डिसीजन लिया है ये चालू हो जाएगा। तो आप सोचिए आपके हाथ से तो अटेम्प्ट भी चला जाएगा, ठीक है। तो ये काम करे क्या? तो इसलिए फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, उसको दिमाग में रखते हुए आपको अटेम्प्ट बचा के चलना है। और डिसीजन लेना है कब से? आपका जब फरवरी में आप फॉर्म, सबसे पहली बात तो लिख लीजिए कि फॉर्म तो भरना ही है। फॉर्म बिना भरे कोई मत रहना, फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद ये जो 3 महीना है उसमें आप डिसाइड करना कि मैं किस तरह का प्रिपरेशन करूं और किस तरह का डिसीजन लूं, ताकि मुझे पता चले कि 2024 या 2025 का एग्जाम देना है। अब मैं आती हूँ यहाँ पे आपको कि वो 3 महीने में कैसे, या फिर अभी अभी डिसीजन ले सकते हो तो कैसे ले वो डिसीजन कि मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वो प्रिपरेशन वाली डिसीजन के बारे में मैं बात करूंगी। लेकिन फॉर्म सबको भरना है, बार बार बोल रही हूँ, सबको फॉर्म भरना है, ठीक है। अभी सबसे पहली बात, सी सेट के ऊपर आपका कितना पकड़ है। अगर मान लीजिए अभी अभी आप अपने आप को रेटिंग देना, ये सब चीज मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, क्योंकि अभी मैं जो जो पॉइंट बोलूंगी उसमें ऐसा करना कि अपने आप को टिक लगा देना या फिर अपने आप को क्रॉस कर देना, ठीक है। तैयार? तो फिर अभी हम गेम शुरू कर रहे हैं। अपने आप को रेटिंग देना शुरू करना, लास्ट में मुझे बताना कि किसको कितना ज्यादा टिक मिले हैं। और सही में अभी आप ऐसे करना कि अपने आप को एकदम सही से नापना, ठीक है, सही से तोलना, क्योंकि हमसे ज्यादा तो हमें कोई जान ही नहीं सकता। तो अपने आप को भी रेटिंग देके चलना, राइट। अभी देखो, सबसे पहली बात, पहला कि आपको सी सेट कितना आता है। क्यों? क्योंकि सी सेट तो यहीं पे है, डिसाइडिंग फैक्टर है कि ये अगर आपको यहाँ पे क्वालिफाई किया तब जाके भाई आपने जीएस में अगर झंडे भी गाड़ दिए तो ही आपका पेपर यहाँ पे कैलकुलेट होगा, वरना नहीं होगा। तो सबसे पहले रेटिंग दीजिए कि आपका सी सेट कितना स्ट्रांग है, मतलब बहुत पुअर है या ठीक ठाक है। मैंने 2011 से लेके 2023 का पेपर मैंने देखा है, तो मुझे लगता है कि हाँ मेरा स्ट्रांग पार्ट यहाँ पे मैंने डिसाइड कर लिया है। क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि सी सेट के पेपर को कैसे क्लियर करना चाहिए, उसके सारे पॉइंट्स अगर आपने लिख के रखे हैं तो उस हिसाब से आपने अपने आप को कितनी रेटिंग दी है, एवरेज दिया है, पुअर दिया है, कि सही में गुड दिया है, कि हाँ भाई मेरा सी सेट तो क्लियर हो जाएगा, मैंने इसका टेस्ट भी लगा दिया, क्लास भी कर ली और मुझे पता है कि सी सेट तो मेरे लिए आराम से हो जाएगा, राइट। तो अभी अपने आप को टिक लगाइए, या फिर एवरेज में लगाइए, या पुअर में लगाइए, या फिर गुड में लगाइए। हो गया? ये आपको देखते चलना है। अगर जो बच्चा एवरेज में है या पुअर में है तो भी वो इम्प्रूव कर सकता है। अभी के पास हमारे पास यहाँ पे 4 महीना है, तो अगर आपको यहाँ पे 4 महीने में आप इम्प्रूव करना है तो सबसे पहले आपको लगेगा कि इम्प्रूव करना चाहिए सी सेट के लिए, ठीक है। अगर इम्प्रूव हो जाता है तो आपका यहाँ पे एफोर्ट जो 2024 के लिए अगर आप सोच के देख रहे हो तो हाँ एग्जाम के दिन सोच सकते हो। पहला, यार अपने कॉपी पेन में लिखो यहाँ पे लिखोगे तो सबको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अपना जो है ना एवरेज, और अपनी जो अपनी स्ट्रेंथ को भी किसी को ज्यादा नहीं दिखाना चाहिए, अपनी वीकनेस भी नहीं दिखाना चाहिए। कॉपी पेन लेके बैठो और वहां पे लगाओ, राइट। लेकिन ये अभी बगल में लिखना कि पुअर है तो आई विल इम्प्रूव। तो अभी आप अपने आप को यहाँ पे एक दिमाग की बत्ती जला लो कि हाँ भाई मुझे सी सेट के ऊपर काम करना है। हो गया पहला डिसाइडिंग फैक्टर। दूसरा, डाइवर्सिफाइंग सोर्स फॉर अ सिंगल टॉपिक। क्या आपके पास एक एक टॉपिक जो प्रीलिम्स में है वो टॉपिक को लेके आपने सोर्स रेडी कर ली, क्लास आपका हो गया है, आपने एक बार रिवाइज कर लिया, आपका टेस्ट में कम से कम एवरेज यहाँ पे 50 से 60 नंबर आ रहे हैं। कब तक? अभी से शुरू करो, अभी नहीं आएगा, अभी तो शुरू किया है ना। कब तक?
मतलब अपना जो रिपोर्ट कार्ड बनाओगे ना, वहां ऐसा बनाना कि दिसंबर टू मई, ठीक है, ये दिसंबर टू मई के अंदर सबसे पहला आएगा सी सेट। तो आपका एवरेज अभी के लिए अगर पुअर भी है तो आपको यहाँ पे लिख देना हैज टू इम्प्रूव, मुझे इम्प्रूव करना है मई तक। तो फिर मई में जरा देखना अपना रिपोर्ट कार्ड उठा के कि अभी तक कितनी सारी चीज वहां पे इम्प्रूव हो गया, तब जाके आपको पता चलेगा एग्जाम दूं या नहीं दूं। वरना तो खाली दिमाग शैतान का दिमाग, ऐसे ही जाके एग्जाम में बैठ जाओगे, अपना अटेम्प्ट पे वेस्ट कर दोगे। जो सीरियस बच्चे हैं वो तो पक्का ही मेरी जो बताई हुई स्ट्रैटेजी वो पक्के फॉलो करेंगे, क्योंकि ये बहुत एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा, आपने ये मई तक मतलब फॉर्म तो बीच में भर ही देना है, ठीक है, इसका तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मई आते आते अगर आपने देखा कि हाँ भाई मैंने कंप्लीट कर लिया है, मैंने लास्ट ईयर की पेपर भी उठा के देख लिया, मैंने एक बार रिवीजन भी मार लिया, टेस्ट में भी मेरे एवरेज आ रहे हैं, तो भाई हाँ अटेम्प्ट दे के देखते हैं, पक्का कम से कम 50-50% तो हो ही सकता है कि मेरा एग्जाम यहाँ क्लियर हो जाए। हो गया। दूसरा, इसमें कितना मार्क्स देंगे आप अभी के लिए, पुअर है, एवरेज है या फिर गुड है, उसमें भी दे दीजिए, राइट। तीसरा, लिखते चलिए, तीसरा, नॉट हैविंग अ टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजी। क्या आपको लगता है कि आप बस सुबह से लेके आपका कब यहाँ पे 11 बज जाता है और 11 बजे के बाद हमारा कब 12 बज जाता है पता नहीं चला, क्योंकि आपने अभी तक अपना एक टाइम मैनेजमेंट वाला पढ़ाई किया नहीं है। टाइम के साथ आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई ही नहीं है कि इतने घंटे से इतना पढ़ना है, इतने घंटे से ये पढ़ना है, इतना घंटे से ये पढ़ना है। हो सकता है आप पूरे सुबह से लेके क्लास कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद में जब आपको खाली टाइम मिला तो उस समय भी आपका केवल एक दिन में आपकी कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, आप उस समय लेक्चर मार रहे हैं, अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, अपने घर की चीजें उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर आपका यहाँ पे प्रिपरेशन होना इस साल मुश्किल है। तो नॉट हैविंग अ टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी। अब बताओ इसमें कितना नंबर दे रहे हो, पुअर, एवरेज या फिर गुड। ठीक है, अभी टिक मारते चलना, पता चल जाएगा आपको। अरे अटेम्प्ट ही नहीं बचा था ना मेरे पास, वंदना, वंदना कुमारी, अटेम्प्ट ही नहीं बचे थे ना, इसलिए तो मैं इतना सब कुछ बोल रही हूँ कि अटेम्प्ट लास्ट में नहीं बच रहा है तो करे क्या, इसलिए अटेम्प्ट को बचा के चलो। अटेम्प्ट ही नहीं बचे, लास्ट अटेम्प्ट था मेरा, राइट। तीसरी बात कि अभी आप देखोगे कि इंडल्जिंग इन एवरी मटेरियल सीन, अभी मान लीजिए बुक्स, ऑनलाइन मटेरियल, सब कुछ यहाँ पे है, लेकिन अभी ये हो गया है नॉलेज टेररिज्म। नॉलेज टेररिज्म मतलब कि इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या पढ़े क्या छोड़े। ये करना मत, अपना सोर्स को लिमिटेड रखो। व्हाट इज द सोर्स, भाई क्लास मुझे यहाँ से करनी, पता चला आपने क्लास यहाँ से किया, वापस कहीं और अलग से क्लास कर रहे हो, वापस कहीं और क्लास कर रहे हो, कभी जिंदगी में संतुष्टि नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं होगा। क्योंकि हर अगर एक इंसान एक क्लास से अगर उसको वहां पे वो चीज उसको जो सोचा था नहीं हुआ, तो वो टीचर से बात करे, उनको पहले ठीक करने को देखिए। पापा मम्मी के पैसे बर्बाद किया, दूसरी जगह जाके क्लास लिया, तीसरी जगह जाके क्लास लिया, ये नहीं करना चाहिए। एक ही जगह शांति से अच्छे से उसको कैसे ठीक से आप पढ़ाई कर सकते हो वो करना। सोर्सेस आपके जितने कम रहेंगे उसको उतनी बार आप पढ़ोगे, आपका दिमाग सही रहेगा। तो एक एक चीज आपने क्या अपने सब्जेक्ट के लिए कोर्सेज डिसाइड कर ली है कि हाँ अभी ये सब्जेक्ट के लिए मैं केवल एक ही सिंगल बुक ये पढ़ रहा हूँ। एनसीईआरटी तो कॉमन है ही, ठीक है, एनसीईआरटी के ऊपर तो वीर सर ने इसीलिए यहाँ पे सेशन लगाया, क्योंकि एनसीईआरटी का मतलब ये होता है कि उसमें जितना सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे दिया होता है ना, वो सिंपल वर्ड्स में यूपीएससी लिखना है। हम मान लीजिए शायरी करने बैठ गए पेपर में कि शायरी वाले वर्ड्स में लिख रहा है, यूपीएससी ऐसे ही निकाल देगा कि बे तुम्हें ही कुछ समझ में नहीं आया, मुझे क्या समझ में आएगा। तो हमें लगता है ना कि इंग्लिश आनी चाहिए या फिर हिंदी हमारी सही नहीं है तो हम हिंदी में कैसे लिखे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ढंग से इतना लिखे कि बस किसी को समझ में आ जाए। कभी कभी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो भी जाता है तो भी इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हाईली नहीं होना चाहिए, थोड़ी बहुत हो सकती है तो चलता है, ठीक है। लेकिन क्या अब होता है ना कि बोलना क्या चाह रहे हो वो समझ में आना चाहिए। तो इसको लेके इतना मतलब हाइपर होने की जरूरत नहीं है। अपना मटेरियल बहुत कम रखो, एक सब्जेक्ट का एक पीपीटी अगर टीचर दे रहा है वो देखो, एनसीईआरटी रख लो और कोई एक बुक को लेके उसको लेके
उसी को पढ़ना है। ये नहीं कि हर मंथ अपना बुक चेंज हो रहा है अपना, ठीक है। तो हर बुक यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने ये सब कर लिया अभी, अगर आपके पास ये सब चीज है, इसका मतलब है कि आगे वाले 4 महीने में आपका प्रिपरेशन अच्छा होने वाला है। आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा, आप 10 जगह भटकोगे नहीं, जो चीज आपने यहाँ पे तय कर लिया उसी को पढ़ोगे। तो क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और वो चीज में आप पक्का हो जाओगे। यहाँ पे पक्के से यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पे टफ हो जाएगा। तो अभी आप बताओ कितना रेटिंग दे रहे हो, पुअर, एवरेज या फिर यहाँ पे गुड? क्या आपने, हाँ भाई यहाँ पे सारे मटेरियल्स आपने ढंग से रख दिए कि एक एक मटेरियल होना चाहिए, ठीक है, 10 मटेरियल के पीछे मत भागना। तो सारे इंस्टीट्यूट वाले वहां पे एनसीईआरटी की बुक देख के और जो एक मेजर जो बुक होता है उनको देख के वो मटेरियल बनाते हैं। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि कोई भी इंस्टीट्यूट वाले मटेरियल के पीछे ना जाए। आप जिनकी क्लास कर रहे हैं उनकी पीपीटी ही आपको हेल्प करेगी, दूसरी बात, और एनसीईआरटी आपको हेल्प करेगा। दूसरे जो सोर्सेस आपको मटेरियल मिल रही है, अगर आपको बुक ना मिले तो वो मटेरियल का सोर्स लीजिए, वरना आपका होगा ये कि आपके पास लिमिटेड ही इंफॉर्मेशन होगा, प्रीलिम्स नहीं निकल पाएगा। क्योंकि प्रीलिम्स है ना, इतना बड़ा समुंदर है, वो समुंदर में से इस कोने में से पानी ले ले तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा ना, क्योंकि कहाँ से यार कुछ भी आ सकता है। तो मान लीजिए समुंदर के बारे में पूरा आपको पता है, तो आप तो फिर कोई भी कोने से कुछ भी पूछ ले, आप वहां पे बोल सकते हो उस चीज को। तो बस एक एक चीज मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अभी कोई कोई होते हैं ना, धक्का खा के ही समझ में आता है कि हाँ धक्का लगा यार मुझे, तो पहले बोल देते कि यार धक्का लगने वाला है, लगने वाला है, तब कोई सुनता नहीं है। तो आपको इतना मतलब अच्छे से यहाँ पे जानकारी मिल रही। आपको मैं बताऊं, अगर आप रिव्यू दोगे ना एसएलवी ऐप में जाके, तो प्लीज इस बारे में मेंशन करना कि बाकी इंस्टीट्यूट में तो भीड़ भाड़ में बच्चे पढ़ लेते हैं, उनको ये सेटिस्फेक्शन मिलता है कि भाई हमें यहाँ पे एडमिशन मिल गई। लेकिन क्या टीचर को पता है कौन बच्चा है? उसको पता है कि बच्चे को क्या मतलब यहाँ पे हर किसी को एक साथ नहीं तोल सकते, किसी को समझ में आ रहा होगा, किसी को नहीं आ रहा होगा, और उसको देख देख के ऐसा लग रहा होगा कि यार मैं तो कितना बुद्धू हूँ, मुझे तो पहले समझ में नहीं आता। क्योंकि हमेशा होता नहीं है कि सब फर्स्ट रो में जो बैठते हैं वही जवाब देते रहते हैं, लेकिन होता ये भी है कि वो 1-2 साल से लगे होंगे प्रिपरेशन में, उनको आता होगा, और हमें लग रहा है कि यार हमें तो कुछ नहीं आता। तो इस तरह की चीज में स्पेशल अटेंशन यूपीएससी में मिलती ही नहीं है, जो कि बच्चा एक्सपीरियंस करके, गलती कर करके वो एक्सपीरियंस लेता है, तब जाके उसको समझ में आता है कि यार ये सब तो गलती यूपीएससी में दिमाग में रखनी चाहिए थी। और आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल रहा है कि देखो ये सब ना करे, ये सब करे। तो ऑफलाइन की जो क्लासेस है, और अगर ये क्लासेस ऑफलाइन भी चलती तो भी आपको ये स्पेशल अटेंशन मिलता, लेकिन भीड़ में वो स्पेशल अटेंशन खो जाती है, क्योंकि ये प्रिपरेशन बहुत लंबा है। आपको क्या गलती हो रही है या फिर क्या गलती हो सकती है, इसको समझाने के लिए कोई होना चाहिए। क्योंकि यूपीएससी में नॉलेज का तो गेम है ही नहीं है, नॉलेज प्लस आपका यहाँ पे पेशेंस का गेम है। तो अभी जो आपको मिल रहा है ना यहाँ पे, ये चीज प्लीज रिव्यू में मेंशन कीजिए, ये क्या स्पेशल है, क्यों यहाँ पे क्लासेस आपको अच्छी लगी, किस वजह से। तो क्लासेस तो है, वो तो है ही, उसके अलावा प्लीज ये वाली भी मेंशन कीजिएगा कि बाकी बच्चों को यहाँ पे और क्या गाइडेंस मिल सकता है, तो आप फ्यूचर जनरेशन को भी यहाँ पे आप हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप हमेशा यहाँ पे चलना। ऑप्शनल के लिए अब मैं क्या बताऊं आपको, ऑप्शनल बच्चों के साथ बात कीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट उन्होंने लिया, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, या फिर हाँ ठीक है मैं बता देती हूँ, इसके ऊपर भी एक काम करती हूँ, इसके ऊपर भी एक सेशन रख लूंगी कि हाउ टू चूज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर हमारा फ्री वीडियो ऐप में है, तो आप जाके हाउ टू चूज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट उसमें जाके देखिए। बच्चे प्लीज गाइड कर दीजिए, आप लोगों ने कैसा अपना ऑप्शनल चूज किया है वो बेसिस में आप प्लीज दूसरों की भी हेल्प कर दीजिए। हाँ वही लेक्चर है, तो आप प्लीज गाइड कर दीजिए कहाँ पे उनको लेक्चर मिलेगा, ठीक है। तो तीसरा हो गया हमारा फैक्टर, कितने अभी तक पुअर आए इसमें, कितने एवरेज आए, और कितना यहाँ पे आपने स्कोर अच्छा दिया। तीसरा पांचवा चीज कि भाई आपने प्रिपेयर अपना सिलेबस को ठीक से छान लिया है, आपने समझ लिया प्रिपरेशन की, अपनी पूरी सिलेबस को रख के मैंने पूरा सिलेबस को ही रट डाला, और सिलेबस की एक एक पॉइंट को लेके मैंने प्रिपेयर कर लिया है। मई तक बोल रही हूँ, ठीक है, मैंने बोला ना अभी
दिसंबर से लेके मई तक में अगर आपने पूरी प्रिपरेशन आपकी सिलेबस की कर ली है, तो फिर अभी यहाँ पे अभी के लिए पुअर, एवरेज या फिर गुड, या फिर मई तक आते आते अगर आप यहाँ पे गुड हो जाओगे तो हाँ भाई आप एग्जाम दे सकते हो। तो ये है पैरामीटर आपका, जिसके दम पे मतलब आप बोल सकते हो कि क्यों मुझे एग्जाम देनी चाहिए या फिर क्यों मुझे नहीं देनी चाहिए। दूसरा, अभी के लिए आपके पास रिवीजन प्लान है कि हाँ भाई मुझे मार्च तक जितनी भी क्लासेस है वो मैं कर लूंगा, उसके बाद मार्च से लेके मैं पूरा मई तक रिवीजन में उतरना है मुझे, और मुझे रिवीजन करना है। ऐसे नहीं है कि रिवीजन करते करते ही हमारा मतलब दम निकल जाए। रिवीजन के साथ साथ वो टाइम पे टेस्ट भी देना है, और रिवीजन ऐसे ही पूरी नहीं होती, जब हम गलती करते हैं तब वो दिखता है हमारे आंख में। तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले अभी के लिए क्या आपने रिवीजन प्लान बनाया बनाया है तो प्लीज आपने आपको गुड दीजिए। और मई तक आते आते अगर आपने अभी ये बना दिया तो आपका ये हो जाएगा कि आप मई तक आते आते पूरी की पूरी दुविधा से बाहर निकल जाओगे कि एग्जाम देना है या नहीं देना है। हो गया। नेक्स्ट, अभी तक चल रहा है सही? कितना हुआ आपका मार्क्स? नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग फॉर, देखिए आप तो भी मैसेज कर रहे हो तो फिर आप अभी खेलोगे कैसे? अपने लाइफ को लेके हमें एक डिसीजन लेना है। प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एट दिस टाइम, क्या आप मेंस कर रहे हो? कब की बात कर रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ मेंस आप कर सकते हो फरवरी तक। मैं बार बार बोलती हूँ फरवरी तक। मार्च के बाद अगर आप अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हो मेंस की तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है टाइम मैनेजमेंट को निकालना। हाँ, जो बच्चे ऑलरेडी मेंस दे चुके हैं, प्रीलिम्स उनके लिए कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, उनका प्रॉब्लम मेंस होता है तो वो बैठ के पढ़ते रहते हैं मेंस के लिए। लेकिन मैं तब भी बोलूंगी कम से कम 2 महीना 3 महीना तो पूरा का पूरा यहाँ पे डेडिकेट करना है प्रीलिम्स के लिए। तो अभी फरवरी आते आते मई तक अगर आपका प्रीलिम्स यहाँ पे शुरू नहीं हुआ तो भाई आपका फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें लेके आप यहाँ पे मार्क्स दीजिए। नेक्स्ट, नॉट बीइंग रेडी फॉर एग्जाम इन्वायरमेंट, क्या आपको ऐसे डर लगता है कि पता नहीं मैं पढ़ता तो अच्छा हूँ लेकिन टेस्ट देते देते मेरा यहाँ पे नंबर कमती आ जाती? तो आप लोग यहाँ पे हर कोई हाँ हाँ बोलोगे अभी, क्योंकि सबके साथ होता है ये। तो आपको अगर ऐसा लगता है ना एग्जाम इन्वायरमेंट में, तो घर पे ही ऐसे करो, या फिर लाइब्रेरी चले जाओ, या फिर कहीं पार्क में ही चले जाओ। मतलब हमें चाहिए एक शांति वाली जगह, जहाँ पे बहुत लोगों को पार्क में शांति मिलती है, बहुत लोगों को पार्क में शांति नहीं मिलती, ठीक है, उल्टा यहाँ पे रिलेटिव डेप्रिवेशन आ जाता है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि कुछ एक ऐसी जगह चले जाओ, टेस्ट पेपर ले लो और बैठ के वहां पे शांति से एग्जाम वाले एनवायरनमेंट को सोच के यहाँ पे एग्जाम देना, तो समझ में आएगा कि हाँ एग्जाम वाले टाइम में आपको यहाँ पे हाथ वाथ फूल तो नहीं रहे हैं, आपको यह हार्ट बीट तेज जो नहीं हो रहा है, लेकिन आपको अपने उस तरह से रोल में आना पड़ेगा। तब जाके आप कैलकुलेट कर लेना कि हाँ मुझे थोड़ा सा यहाँ पे किस किस चीज से दिक्कत हो रही है। देखो, जैसे कि फैन ना रहे तो मुझे दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी है तो दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा ठंड है तो दिक्कत हो रही है, या फिर आपको कुछ ऐसा नॉइस वाला कुछ ऐसा हो रहा है, आवाज हो रहा है। हो सकता है एग्जाम वाले दिन ये सब मिल जाए आपको। गर्मी का सीजन है, ठीक है, और आपको पता नहीं आप एग्जाम एनवायरनमेंट में किस तरह से ढालोगे अपने आप को। तो उससे पहले ही एक डिसीजन ले लेना कि मुझे कम से कम एग्जाम वाले दिन, मान लीजिए कोई घंटी बज रही है मंदिर का, ठीक है, या फिर कोई बच्चे शोर कर रहे हैं, कोई फुटबॉल खेल रहा है एग्जाम के सेंटर के बीचों बीच, तो आप क्या करोगे? आपको ऐसे ही क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा उल्टा और ये यहाँ पे दिमाग खराब करे, तो उसकी आदत डाल सकते हो तो डाल लो। डालने के बाद देखना कि एग्जाम वाले दिन आप ये सब झेल सकते हो कि नहीं। एग्जाम के दिन आपको नहीं अगर मिला ये सब तो फिर पेपर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये एक इन्वायरमेंट को लेके एक अपने ऊपर रिसर्च करना। और अगर एंड तक आते आते मई तक आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं दिया है, प्रैक्टिस आपकी सही से नहीं हुई, तब भी आपको यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा कि बिना मॉक के अगर आपको अपनी गलती ही नहीं पता चली तो फिर आप एग्जाम में जाके तो गलती करोगे, ठीक है। तो इस तरह से स्पीड आपने देखा नहीं है, एक्यूरेसी देखी नहीं है, टाइम मैनेजमेंट चेक नहीं किया। मॉक देना है मतलब खेल खेल में नहीं देना है, टाइम मैनेजमेंट देखिए, एग्जाम का देखिए, स्पीड देखिए। इसलिए मैं बोलती हूँ जब भी यहाँ पे क्लासेस चलती है ना तो अपने आप को थोड़ा सा उसको कॉन्सेंट्रेट करने को देखना, वरना क्वेश्चन पेपर में ही कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगेगा। इसलिए ये सब चीज अगर आपने यहाँ में मई तक ये सब चीज को पुअर से लेके एवरेज से लेके अगर वो गुड में आ रहा है तो आपका यहाँ पे एग्जाम देना बनता है। और अगर आपने
प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लगाया, और आपको ये आइडिया भी नहीं है कि यूपीएससी किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, तो फिर अगेन आपका डिसीजन यहाँ पे ना होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज अभी जो जो देख रहे हो आप लिख के रख लो, आपको ये सब चीज अपने ऊपर अमल करना है, तब जाके आप मई तक बोल सकते हो कि अटेम्प्ट देना है नहीं देना। नॉट गिविंग हाई इल टॉपिक्स इनफ इम्पोर्टेंट, जैसे कि पॉलिटी, जैसे कि ज्योग्राफी, नेशनल पार्क, ठीक है, ज्योग्राफी के रिवर्स के नाम, एक्स्ट्रा जो चीज जो बुक्स में नहीं है लेकिन जो एग्जाम में आ रहा है, नेशनल पार्क हो गया, रिवर्स हो गया, बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो एग्जाम्स में रिपोर्ट्स हो गए, ये सब चीज आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना पड़ता है, स्कीम्स हो गए, और आपने कर लिया तो हाँ, आपने उसके लिए इनफ प्रिपरेशन कर लिया है, कम से कम 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैप में से या फिर ऐसे क्वेश्चंस आ जाती है जो आप आराम से वहां पे कर सकते हो, बाकी बच्चे नहीं कर पाएंगे जिनको ये आइडिया भी नहीं था कि पीवाईक्यू में किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में यूपीएससी ने पूछा है। इसमें आपका एडवांटेज आ जाएगा, आप आंख बंद करके अगर बाकी 3-4 चीज भी नहीं हुई है और ये सारी चीज में कम से कम 50% आपने कर लिया ना, तो एग्जाम आप दे सकते हो। और आपने पूरा साल अपने आप को इतना अपडेट करके रखा है करंट अफेयर्स में कि करंट अफेयर्स की जस्ट रिवीजन आपने करनी है, और वो करने के बाद में अगर आपको लगता है ये सब चीज आपने कर लिया है तो फिर एग्जाम दे दीजिए। तो एग्जाम देने के लिए अगर किस तरह से डिसीजन लेना है, ये सारे टॉपिक में आपने कितना नंबर आपको दिया है, ये सब चीज लेके ही आपको यहाँ पे एग्जाम्स के बारे में सोचना है, ठीक है। अभी अगर मान लीजिए अभी से 5 महीने का जो स्ट्रेस है, अगर आप उसको सही से हैंडल कर रहे हो तो एग्जाम के एक दिन पहले भी स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाएगा, स्ट्रेस यहाँ पे आपको भारी नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी स्ट्रेस यहाँ पे अभी सांस फूल रही है, यार क्या होगा, सिलेबस नहीं हुआ, ये हो जाएगा, तो होगा क्या, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी, आप एग्जाम मत दीजिए 2024 में, 25 में दे दीजिए। अब जो चीज नहीं हो सकती जल्दी, वो नहीं हो सकती, उसके लिए हम क्या कर लेंगे यहाँ पे। तो अभी से अपने आप को स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेके जो चीज हो सकती है वो अच्छा करने को देखिए, जो नहीं हो सकती उसके ऊपर अपना दिमाग खराब ना करे, तो उसको लेके प्रिपेयर रहिए कि हाँ मुझे क्या करना है, उसको लेके मैं बात कर सकता हूँ। तो इस तरह की चीजें आपको, आप कितना नंबर अपने आप को दे रहे हो प्लीज देते हुए चलिए। उसके बाद नॉट हैविंग प्लान टू अटेम्प्ट द पेपर, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम वाले दिन, 100 के 100 क्वेश्चन तो मैं मार के आऊंगा यार, ये होता है स्ट्रैटेजी। 50 क्वेश्चन ही आप कर लो, यही बोला है यूपीएससी ने, तभी नेगेटिव मार्क दिया है। मेंस में सारे क्वेश्चन करने वहां छोड़ देते हैं, प्रीलिम्स में कोई सारे क्वेश्चन नहीं करने, वहां पे सारे क्वेश्चन करने, तो कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है, तो फिर कैसे आप एग्जाम दोगे। इसको लेके भी मतलब आप डिसीजन लेना है आपको। और लूजिंग द बैटल विदाउट फाइटिंग, कि अगर आपका एक अटेम्प्ट नहीं हुआ, 2 अटेम्प्ट नहीं हुआ, आपके घर में यहाँ पे प्रैक्टिस, और आप यहाँ पे लगे हो, आपको पता है कि कितनी भी ज्यादा यहाँ पे डिफिकल्टीज आ जाए, आप ये एग्जाम्स की जर्नी नहीं छोड़ने वाले, और इसके बावजूद चाहे मेरा अटेम्प्ट यहाँ पे सही से आया हो या नहीं आया हो, लेकिन ये सारे पैरामीटर्स को लेके अगर आपने सोच लिया है कि आपका एम यहाँ आईपीएस का है या फिर आईएएस का है, फिर मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूँ, तो फिर ये आपका मैदान है, कूद जाओ और अच्छे से लड़ो, ठीक है। तो मैंने आपको बस गाइड करनी है, आपको मैंने पूरा का पूरा दिमाग यहाँ पे दे दिया है कि किस तरह से आप अपना रेटिंग अपने ऊपर लगा के देख सकते हो, और ये यहाँ पे आपको एक गूजबम देना चाहिए, गूजबम आनी चाहिए कि ये सब चीज को लेके मुझे तो बनना ही है। अब मैं 2024 में कूदूं या 25 में कूदूं, कूदना तो है भाई, लेकिन सही से कूदूं या फिर मैं केवल और केवल अपने आप को बस अटेम्प्ट के लिए नहीं कर रहा हूं, बस मुझे देना है इसलिए दे रहा हूं। तो ये आपको लास्ट में मई के 1 हफ्ता पहले डिसाइड कर लेना कि आपको क्या करना है। लेकिन इसलिए मैंने बोला फॉर्म सबको भरना है, क्योंकि डिसीजन अभी नहीं लेना है, डिसीजन लेना है मई के 2 दिन पहले, एग्जाम दूं या ना दूं। आपको अगर 50% भी इसमें से अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है, ये सब चीज आपने कर लिया, तो स्ट्रैटेजी देखो, स्ट्रैटेजी पे काम करो, और वो स्ट्रैटेजी के दम पे आप आराम से एग्जाम निकाल सकते हो 2024 का प्रीलिम्स। क्योंकि
आपका यहाँ पे 50% ही एग्जाम में मार्क्स आ जाए तो काफी है, राइट। तो ये रहा आपका आज का सेशन। बताओ मुझे अभी आपका क्या डाउट है और आपको ये सेशन कैसे लगा। कुछ अलग से था, सोचा भी नहीं होगा ना कि ये सब चीज मायने रखती है एग्जाम के टाइम में। ये ना एक्सपीरियंस ही बता सकता है। ओके, थैंक यू। अभी बता दीजिए आपका क्या डाउट है। आपने अगर वहां पे ऊपर पोस्ट भी किया है तो यहाँ पोस्ट कर दीजिए वापस, ताकि मैं आपका आंसर दे पाऊं। हिंदी हिंदी वालों को भी थोड़ा एक फील दे देती हूँ। रुको, नीचे लिखा हुआ है कि अपनी लड़ाई खुद लड़ो, बाकी तो कोई बचाना नहीं आता। जब हम डूबते रहते हैं हमें ही तैरना पड़ता है, तैरना सीख जाओ। या आपका युद्ध क्षेत्र है, अच्छे से लड़ो। हाँ, दे सकते हो। एक अटेम्प्ट जनरल से दिया और अगले अटेम्प्ट अगर आप सर्टिफिकेट बना के दे सकते हो तो दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने बताया था कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो और उसमें टॉपिक छाटो। ऐसा कौन कौन सा टॉपिक है जो बुक में नहीं है और लेकिन क्वेश्चन पूछा गया, अब वो टॉपिक को लिख लेना। उसमें से आपको आइडिया आ जाएगा कि ये सब एक्स्ट्रा टॉपिक है जो यूपीएससी पूछता है, इसके ऊपर मुझे काम करना है। ठीक है उर्वशी, बाकी आप वो वाले सेशन देख लीजिए, आपको मिल जाएगा, आप उसमें से बहुत कुछ सीख जाओगे। ग्रेजुएशन के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है 6 मंथ 1 ईयर के बाद नहीं लिया है, हम दे सकते हैं। नहीं, आपको सर्टिफिकेट लगाना है जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, मेंस के समय आपको वहां ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लगाना है। तो फाइनल सेमेस्टर में अगर आप होते हो तो आप वहां पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो, आपका डिग्री सर्टिफिकेट दे ही देंगे वो 1 महीने के अंदर। वंदना मैंने देख लिया, वंदना आपका पोस्ट कीजिए। आप आपने पोस्ट ही नहीं किया, रुको ऊपर चला गया। दोबारा पोस्ट कीजिए वंदना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना चाहिए। एग्जाम से पहले कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा प्रीलिम्स में, आपका केवल सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी से हो या रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपका केवल वहां पे सर्टिफिकेट नंबर लगेगा और कोई भी चीज नहीं लगेगी। केवल आधार या फिर ऐसा कुछ पूछते हैं जो आपका बता सके आपकी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, और कोई सर्टिफिकेट वहां पे अपलोड करने के लिए नहीं आता है। मेंस के समय वो पूछते हैं आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, आपका 10th पास सर्टिफिकेट और आपका वहां पे कास्ट सर्टिफिकेट, बस इतना ही है। प्रीलिम्स के समय फॉर्म भरते हुए कुछ भी नहीं जरूरत है। यही मैं बोल रही हूँ अभी एज को लेके। ठीक है, जितना भी अभी एज है तो आप उसमें बेस्ट अटेम्प्ट दो। अगर आप तैयार हो तो 2024 का देना, वरना 2025 का लेके आप यहाँ पे रिविजन्स करते करते जब आप श्योर हो जाओगे तो 2025 का दे देना। अटेम्प्ट मत वेस्ट करो। नहीं, नंबर होना चाहिए। हाँ, 1 साल पहले का, मतलब पहले का इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है ना, तो वो पुराने वाले सर्टिफिकेट आप दे सकते हो, लेकिन फिर आपको मेंस के समय वो नए सर्टिफिकेट बनाने के लिए बोलेंगे। तो ओबीसी सर्टिफिकेट हर बार क्रीमी लेयर में हो आप या नहीं हो, इसके लिए वो हर साल के लिए बनता है। तो ये सब डाउट के लिए आप 2024 2023 का जो नोटिफिकेशन आया था यूपीएससी का, वो नेट में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिए और प्लीज अभी पढ़ लीजिए, तब आपको सारे डाउट वहां पे क्लियर हो जाएगा। राइट, चलो फिर 2025 के लिए अगर मैं उनके लिए भी बताऊंगी जो बच्चे अभी आके नए जुड़ेंगे, कॉलेज में हैं। ठीक है, आप मुझे मैसेज कीजिए अगर आपको चाहिए कि 2025 के लिए स्ट्रैटेजी क्या है, तो फिर हम थोड़े से ये सेशन के 2-3 सेशन के बाद में वो सेशन कर लेंगे, ताकि मैं वहां पे आपको स्ट्रैटेजी अच्छे से बता पाऊँ। राइट, चलिए फिर हैप्पी संडे, एंजॉय द संडे एंड थोड़ा चिल कर लो शाम के समय, और थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा अपने परिवार वालों के लिए थोड़ा सा चाय के साथ थोड़े से वहां पे आजू बाजू मूवीज में या फिर और क्या हो रहा है थोड़ा देख लो, चिल कर लो। फिर नेक्स्ट कल हम मिलते हैं अपने क्लास में। राइट, अपने जो भी डाउट है ना, आप एक काम कीजिए, ये वाले इंटरनल सिक्योरिटी का जो उसमें आया था, इंटरनल सिक्योरिटी का जो लेक्चर है प्रीवियस वाले, वहां पे जाके पोस्ट कर दीजिए। मैं आपको मंडे इंटरनल सिक्योरिटी वाले क्लास के दिन मैं आपको वहां पे बता दूंगी। राइट,
थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।